हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम है। तो इस चैप्टर्स को लेकर के बेसिकली जितने भी डाउट्स होते हैं आपके मन में, सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा और बेसिक्स से बातों को समझेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की, तो जो छोटे छोटे सवाल हमारे मन में आते हैं वो ये आते हैं कि ये कब से है। कब से का मतलब, देखिए, जो इतिहास में जो विद्वान है, जो भी हिस्टोरियंस है, उनका मानना है कि लगभग 326 ईसा पूर्व। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, तो इनका मानना है कि सिकंदर के आक्रमण से पहले जो है भारत में कोई भी सभ्यता नहीं थी। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि हमारा जो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है वो है आपका 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व से पहले जो है भारत में कोई भी सभ्यता नहीं थी। मतलब अगर बात करेंगे कि भारत में जो अंतिम सभ्यता थी वो कौन थी, वो था हम लोग का वैदिक सभ्यता। क्या था? वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता से पहले जो है भारत में ऐसी कोई सभ्यता नहीं थी, ऐसा विद्वानों का मानना था। लेकिन बाद में जो खुदाई करके चीजें जो पता लगाई गई और उनसे जो बातें कही गई, उससे फिर ये पता लगता है कि नहीं भैया, वैदिक सभ्यता और सिकंदर के आक्रमण से पहले जो है यहाँ पर कोई सभ्यता रही थी। वो कौन सी सभ्यता रही थी? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता है। और आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, इसके अलावा साथ ही भारत की पहली व्यवस्थित सभ्यता के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उन सभी चीजों को हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले इसका खोज के बारे में बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जो है वो कैसे कैसे हुआ, मतलब कैसे पता लगाया गया कि नहीं भैया सिंधु घाटी सभ्यता भी जो है वो कहीं दफन है। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या दोस्तों, भारत में जो है खुदाई का काम चल रहा था। आपको पता होगा कि जो पंजाब वाला एरिया है, इसमें लगभग 1850 प्लस में, लगभग 1853 के अप्रोक्स में आप रख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्या हो रहा था, रेलवे लाइन बिछाए जाने का काम हो रहा था। ठीक है, तो पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1853 के आसपास में। तो पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो जब रेलवे ट्रैक हम लोग बनाते हैं तो इसके बीच में आजकल क्या करते हैं, अब तो पत्थर वगैरह डाला जाता है ना, सीमेंटेड वगैरह का, लेकिन उस समय क्या होता था, ईंटें डाला जाता था, ईंटें। तो कारीगरों को क्या जरूरत पड़ा, ईंटे का। तो जब काम जो लोग रेलवे पर काम कर रहे थे ट्रैक बिछाने का, उनको कुछ ईंटों का जरूरत पड़ा। तो वो क्या किए, वो ईंटें लाने के लिए अपने अगल बगल से प्रयास करने लगे। जब वो अपने अगल बगल से बहुत सारी ईंटें लेके आने लगे और वहां पे ईंटें खत्म ही नहीं हो रही थी, वो बहुत सारी ईंटें ले आए, तब जो है नजर पड़ती है रेलवे के कुछ ऑफिसर्स की, कितनी सारी ईंटें निकल रही, मतलब वहां पर है क्या। इस प्रोसेस में जो है बहुत सारी ईंटें उजाड़ ली गई, बहुत सारे घर भवन नष्ट हो गए हैं। ठीक है, जब बात पता चलता है अलेक्जेंडर कनिंगम, अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात करते हैं, तो पहले जो आदमी है उनके बारे में बात करते हैं हम लोग, कौन है वो, अलेक्जेंडर कनिंगम। हालांकि इससे पहले भी कई लोगों का ध्यान हड़प्पा सभ्यता की ओर गया था, जैसे कि बटन बंधु का नाम आ सकता है, चार्ल्स मैसन का नाम आ सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बात यहाँ शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम 1853 से लेकर 1856 के बीच जो है, ये रेलवे में एक जब रेलवे के अधिकारियों को ये बात पता चलता है, तब जाकर के ये बात जो है एक कंसर्न पड़ती है, मतलब ये जो है एक मैन मुद्दा बन जाता है कि वहां पर है क्या, चीजों का पता लगाया जाए। तो जब अलेक्जेंडर कनिंगम जो है, ये आपका ASI, आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए भारत में कहीं पर खुदाई कर की जा रही है और वहां पर कुछ चीजें मिल गई, या फिर जैसे कि अभी हम लोग बात करेंगे अयोध्या का जो मामला था राम मंदिर वाला, उसमें होता क्या है कि ASI एक संस्था है, जैसे कि हर चीज को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था होती है ना, जैसे कि CBI है, उसी तरह से ASI है। ASI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग। ये क्या करती है, ये किसी भी जगह में खुदाई का काम करती है जहां पर हिस्टोरिकल चीजें की हिस्टोरियन कुछ बातें होती है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम ASI के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ASI के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंगम थे। और आपको बताते चले कि अलेक्जेंडर कनिंगम ही जो है ASI के जनक भी थे। कौन थे? ASI के जनक कौन थे, मतलब भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंगम थे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम को जब बात पता चलता है तो ये जाकर के वहाँ चीजें देखते हैं और
फिर उन्हें डाउट होता है कि नहीं यार कुछ तो बात है, बात आगे इस तरह से धीरे धीरे बढ़ती है और कहते हैं ना कि समय के साथ साथ चीजें सामने आती है। तो उसी तरह से क्या होता है कि समय बीतता जाता है, इन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया लेकिन बहुत बड़े मात्रा में खुदाई की काम नहीं की जा सकी, बहुत बड़े लेवल पे जो है कुछ जाना नहीं जा सका, कुछ ज्ञान नहीं मिले, ठीक है। तो क्या होता है, समय बीतता है और आगे चल करके 1921 मतलब 1921 ईस्वी में जो है एएसआई के जो इस समय के अध्यक्ष थे, मतलब देखिए किसी भी संस्था में जो हेड होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो एएसआई जो भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग है, जो खुदाई का काम करती है चीजों को पता लगाने के लिए, इसके अध्यक्ष कौन थे, 1921 के आसपास में थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के कार्यकाल में ये जो सिलसिला है, ये जो मामला है वो काफी गति पकड़ता है और यहाँ पर जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें अब होती है, ठीक है। सर जॉन मार्शल क्या करते हैं, अपने नेतृत्व में दो आदमी कौन कौन थे, एक का नाम था दयाराम साहनी, आपने सुना होगा, ठीक है, और दूसरे का नाम था राखल दास बनर्जी, ठीक है। दो नाम सामने आते हैं। सर जॉन मार्शल ने क्या किया, अपने नेतृत्व में दो पुरातत्ववेत्ता मतलब आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो खुदाई का काम करते हैं, ठीक है, और चीजों का पता लगाते हैं। तो दयाराम साहनी जो है ये आपका 1921 में खुदाई करके एक जगह का पता लगाते हैं जो क्या था, हड़प्पा था। इसी हड़प्पा सबसे पहले जो खोजा गया स्थल कौन था, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी और इसी हड़प्पा के बेसिस पे जो है इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता एक बार रखा जाता है। हालांकि नामकरण के बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि इसका नाम कैसे कैसे पढ़ा और क्या क्या इसका नाम है, ठीक है। राखल दास बनर्जी क्या करते हैं, ये आपका 1922 मतलब 1922 में जो है ये आपका एक जगह है जो लगभग सबसे बड़ा जगह इसको माना जाता रहा है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं राखल दास बनर्जी 1922 में। अब से जो है ना पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व का हम लोगों को पता चल जाता है, ठीक है, कि नहीं भैया यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा सभ्यता दफन है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इतिहास बहुत मजेदार है, जानने में और भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो बात शुरू कहाँ से हुआ हड़प्पा सभ्यता की खोज का, अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 56 के बीच रेलवे में एक अधिकारी और एएसआई के जनक भी रहे थे, ठीक है। एएसआई का प्रथम अध्यक्ष थे ये, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन इसके कार्यकाल में बहुत सारा काम, बहुत बड़ा काम या बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं हो पाया। लेकिन 1921 ईस्वी में एएसआई के अध्यक्ष बनाए जाते हैं सर जॉन मार्शल, और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो आदमी, एक का नाम था दयाराम साहनी और दूसरे का नाम था राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खोज करते हैं और राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। और ये बात यहीं से आगे बढ़ जाती है और धीरे धीरे जो है बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे जाते हैं। और अगर बात करेंगे वर्तमान में तो लगभग 1400 से 1500 स्थल तो ऐसे ही अस्तित्व में आ चुके हैं, ठीक है। और अगर ये तो खोज के बारे में था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे कैसे हुआ। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसका जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अब मतलब अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए जानना जरूरी होगा वो होगा कि हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या था, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या था। हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है ना यार, जैसे कि वैदिक सभ्यता का समय क्या था भारत में, वैदिक सभ्यता का समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो फिर भैया सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था, मतलब इसका काल क्या था। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने इतिहास को देखा नहीं या फिर आप और हम इतिहास को देखे नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बुक्स पढ़ते हैं। और बुक्स कौन लिखे हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस लिखे हैं, है ना। तो अलग अलग इतिहासकारों का मानना भी तो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जो कि देखिए हर एक आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जाकर के वहां पर खुदाई का काम करते हैं और वो खुदाई करके जो भी उनको जानकारी मिलती है या फिर जो भी उनका अपना प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड बताते हैं। तो अलग अलग हिस्टोरियंस और अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इसका टाइम पीरियड भी अलग अलग है, ठीक है। जैसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं, एक प्रोसेस होता है किसी भी समय को बताने के लिए जिसको बोलते हैं हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस, ठीक है। आप बोल सकते हैं इसको कार्बन डेटिंग विधि बोल सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग जो प्रोसेस है ना, कार्बन डेटिंग प्रोसेस के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का समय बताया गया है ये आपका 2500 से लेकर के जो है 1750 बीसी तक बताया गया है, ठीक है। 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक कार्बन डेटिंग विधि के जो कार्बन 14 होता है ना, इसके माध्यम से जो बताया गया है वो क्या बताया गया है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ईसा पूर्व का मतलब पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। होता क्या है देखिए,
मान लीजिए कि यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो है जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, और इनके जन्म के बाद का जो टाइम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ईसवी। जैसे कि अभी हम लोग जी रहे हैं क्या 2020 ईस्वी में, ठीक है। तो इसके पहले का, इनका जो जन्म यहाँ पर हुआ ना, तो इसके पहले का समय को हम लोग क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, बीसी इसीलिए लिखते हैं, ठीक है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। अगर हम लिखते हैं 2500 बीसी, इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह का जहां पर जन्म हुआ था उससे 2500 साल पहले। क्लियर है? तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या है सो दोस्तों, जब भी कोई चीज जीवित अवस्था में रहता है तो वो एनवायरनमेंट से एक कांस्टेंट रेट में अपने अंदर कार्बन लेता है, ठीक है। लेकिन जब वही चीज डिकेड हो जाता है, मर जाता है, या फिर उसका क्षरण शुरू हो जाता है, तब एक कांस्टेंट रेट में कार्बन क्या होता है, कार्बन घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब एक कांस्टेंट रेट में ये कार्बन घटना शुरू होता है, मतलब उसका क्षय होना शुरू होता है, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो हिस्टोरियंस है, या फिर जो साइंटिस्ट है, वो रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस के मेथड से ये पता लगाते हैं कि अभी जो है उसमें कार्बन कितना परसेंट या कितना बचा हुआ है कार्बन, ठीक है। और उसी कार्बन के नंबर्स के अकॉर्डिंग वो पता करते हैं कि ये चीज जो है कितनी साल पुरानी या फिर कितना दिन पहले इसका डिके हुआ है। क्लियर है? तो इस तरह से रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस के माध्यम से पता लगाते हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो इसका टाइम पीरियड बताया गया है, वो है कौन है, सर जॉन मार्शल। ये कौन है? सर जॉन मार्शल वही आदमी है जो 1921 ईस्वी में एएसआई मतलब भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के हेड रहे थे, और इन्हीं के नेतृत्व में दो आदमी जो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। तो सर जॉन मार्शल, इनका कहना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है वो आपका 3250 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है। जैसे कि सर जॉन मार्शल क्या कहते हैं, 3250 से लेके 2750 इन्होंने शायद कहा था, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि ये समय है हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड का। फिर और भी अलग लोग आते हैं, और कौन कौन से अलग लोग आते हैं, जैसे कि एक है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल का कहना है कि 2350 से लेकर के जो है लगभग 1700 मान सकते हैं। ये कहना था किसका, डीपी अग्रवाल का। डीपी अग्रवाल साहब का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो है आपका 2350 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1750 या फिर 1700 आप ईसा पूर्व कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग इतिहासकार या अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड अलग अलग बताया गया है। तो अब आप क्वेश्चन ये उठता है कि भैया हम किसको सही माने, मतलब हड़प्पा सभ्यता का समय क्या था, ठीक है। तो हम लोग एक राउंड फिगर में मान सकते हैं कि 2500 से लेकर के 1500 बीसी तक, या फिर 2350 से लेकर के जो है 1750 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता स्टैंडर्ड टाइम पीरियड को माना जा सकता है। हालांकि आप लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत उससे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये था हड़प्पा सभ्यता के समय के बारे में कि इसका समय क्या रहा था। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। मतलब इसका कहीं कहीं पर आप बुक जब पढ़ते होंगे तो इसका नाम कहीं पर रहता है सिंधु घाटी सभ्यता, कहीं पर इसका नाम रहता है हड़प्पा सभ्यता, और कहीं पर इसका नाम रहता है हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता। तो दोस्तों हर एक नाम के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, और हर एक नाम को देने के पीछे जो है इतिहासकारों ने अपना अपना मत बताया है। सबसे पहले बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, या फिर इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया। सबसे पहले देखिए होगा क्या कि ये जो है मान लीजिए सिंधु नदी है, ठीक है। हालांकि मैं बढ़िया से आपको बताऊंगा, भारत का मैप वगैरह बना करके सिंधु घाटी निकलती है, उसमें जो रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास सभी सहायक नदियां आकर के मिलती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका सिंधु नदी है, ठीक है, ये क्या है, सिंधु नदी है, और इसी सिंधु नदी के किनारे यहाँ पर हम लोग का हड़प्पा मिलता है, इसी सिंधु नदी के किनारे हम लोग को मोहनजोदड़ो मिलता है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो शहर है, जो भी स्टार्टिंग में जो खुदाई करके जो जगह निकाले जाते हैं वो सभी जो है मेनली क्या होते हैं, सिंधु नदी के आसपास, मतलब सिंधु नदी के किनारे होते हैं। तो विद्वानों ने कहा भैया कि सभी जो है सिंधु नदी के किनारे पड़ रहे हैं, मतलब उसकी घाटी में, घाटी लगभग नदी के 100 किलोमीटर के आसपास तक हम लोग ले सकते हैं किनारे में, ठीक है। तो विद्वानों ने कहा कि भैया जो है सिंधु नदी के किनारे जो है बहुत सारे ऐसे नगर पाए जा रहे हैं, तो इनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दो। तो ठीक है, बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात को माना, और इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्यों रखा गया आपको पता चल गया। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए रखे क्योंकि बहुत सारे जो नगर थे सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। तो फिर बात उठती है हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया। तो फिर यहाँ पर कुछ इस मत के बारे में जो है कुछ विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे नगर थे जैसे कि
गुजरात में लोथल है, और भी दूसरे जगह पे एक रोपड़ है जो सतलज नदी के किनारे पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे साइट है, जैसे कि कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। काली चूड़िया मिली थी ना यहाँ से। कालीबंगा है ना, बनावली है। तो इस तरह से बहुत सारे इस तरह के जगह ऐसे खोजे गए जो सिंधु नदी से काफी दूर थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया था? क्योंकि जो भी शहर पाए गए थे हड़प्पा सभ्यता के, वो सिंधु नदी के किनारे थे। लेकिन लोथल जो गुजरात में है, कालीबंगा जो राजस्थान में है, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे और भी एरियाज पाए गए जो सिंधु नदी के किनारे नहीं पड़ते, बस ये घाटी के अंतर्गत नहीं आते थे। तब विद्वानों ने कहा कि भैया अब तो ये बात गलत हो गया ना कि ये सिंधु नदी के किनारे नहीं है, तो फिर हम फिर इन जगहों को कैसे शामिल करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। तब फिर क्या किया इन्होंने क्या किया कि भैया छोड़िए सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले कौन सा जगह खोजा गया था? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि दयाराम साहनी ने जो है 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दो, क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पा खोजा गया था। ठीक है, तो दो नाम आपने देखा, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। चलिए एक तीसरा भी देख लेते हैं। कभी कभी इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे आरंभिक नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिंधु नदी के घाटी पर थे। बाद में बहुत सारे ऐसे जगह पाए गए जो सरस्वती नदी के किनारे भी थे। तब विद्वानों ने कहा कि केवल सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं होगा, तो इसको दोनों को मिला करके जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाए, तब जाके ये अधिक उचित होगा। और फिर कुछ हिस्टोरियंस ने इसको माना सिंधु सरस्वती सभ्यता। हालांकि सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है ये काफी मतलब बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं रही, तो ये नाम आपको बहुत जगह देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अंतिम जो बच जाता है इसका नाम, वो एक है हम लोग का हड़प्पा, एक कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं चालकोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो चालकोलिथिक पीरियड या कांस्य युगीन सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, उन्होंने कॉपर, Cu का साइन क्या आता है? कॉपर। कॉपर मतलब तांबा। कॉपर में जब हम लोग टीन को मिलाते हैं, टीन, ठीक है, कॉपर में जब टीन को मिलाते हैं तब क्या बनता है? कांसा बनता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो कॉपर और टीन को पिघला करके और आपस में मिला करके इन्होंने कांसे का निर्माण सबसे पहले किया था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो कांसे की बात हो गई। कांसा कैसे बनता है? तो कांसा जब हम लोग कॉपर में टीन को मिलाते हैं तो कांसा बनता है। ठीक है, और जब कॉपर में जिंक को मिलाते हैं तो क्या बनता है? पीतल बनता है। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो लगभग यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो जाता है हम लोग का। और हम लोग आगे की जो वीडियो, आगे का जो भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जैसे कि इसका सबसे बड़ी विशेष, जिसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, हड़प्पा सभ्यता का क्यों, जब भारत की सबसे पहली, सबसे व्यवस्थित और सबसे बड़ी सभ्यता का पतन कैसे हो गया, कैसे ये डूब गया। अगर हड़प्पा सभ्यता नहीं पतन हुआ होता तो आज जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, या फिर आज हम लोग जो हम लोग का लाइफ स्टाइल है, ये शायद हम लोग का इससे ज्यादा ऊंचा होता। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, मजेदार बात कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो एक नगरीय सभ्यता था। मतलब इस समय के लोग जो है छत का घर यूज करते थे, लिपस्टिक, कंघी का यूज करते थे, मेकअप डिपार्टमेंट होता था, चूड़ियां, श्रृंगार, डांस, म्यूजिक, सब कुछ हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल एक नगरीय, एक सिटी लाइफ था। जो शहरें हुआ करते थे काफी ऑर्गेनाइज होता था, नालियां होती थी, बाथरूम्स हुआ करते थे। कब? आज से लगभग 4500 साल पहले। तो फिर हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हो गया तब इसके बाद क्या आता है? वैदिक सभ्यता आता है। और आपको पता होगा कि जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब गांव वाला लाइफ था, झोपड़ियों में लोग रहा करते थे। तो आप ही समझिए कि अगर हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं होता तो आज जो हम लोग स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊंचा होता। तो हम लोग इस बात को जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग और ज्यादा मेहनत कर सके आपके लिए। और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, नहीं लगा फिर भी सब्सक्राइब कीजिए, अगला वीडियो अच्छा लगेगा, उम्मीद है। थैंक यू।